हेलो फ्रेंड्स, वेलकम नर्सिंग क्लासेस। मैं सचिन अवस्थी और मैं आप सबको एमएसएन पढ़ा रहा था। और एमएसएन में अपन वुंड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें अपने लास्ट क्लास में गैंग्रीन को पढ़ा था। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ आते हैं और नया टॉपिक है अपना क्या, वुंड डिब्राइडमेंट। क्या है? वुंड डिब्राइडमेंट। आज इसमें नया टॉपिक है वुंड डिब्राइडमेंट, है ना। एक बार अपन चित्र लिख देते हैं। डिब्राइडमेंट होता क्या है, इसको समझो अपना। अपन ने जैसे पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि नेक्रोटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था, गैंग्रीन के बारे में पढ़ा था कि कोई एरिया है वो गैंग्रीन हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है और उसके साथ में प्यूट्रिफिकेशन होने लगता है कि वो सड़ने लगता है, उसको अपन गैंग्रीन बोला था। उससे पहले जब मैं आपको वुंड पढ़ा रहा था, वुंड की स्टेजेस पढ़ा था, तब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, यदि कोई टिश्यू डेथ हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है, तो खुद एक इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है। तो यदि किसी घाव में आपको डेड टिश्यू देखने को मिलता है, गैंग्रीन पार्ट देखने को मिलता है, नेक्रोटिक पार्ट देखने को मिलता है, तो आप समझ जाओ कि वो उस वुंड में इन्फेक्शन का सोर्स बन जाएगा। मतलब कि वो वुंड हीलिंग को और डिले करने वाला है। और आपको पता कैसे चलेगा कि कोई एरिया नेक्रोटिक हो गया है? नेक्रोटिक एरिया का पता लगता है कि वो एरिया ब्लैक कलर का पड़ जाता है, क्योंकि उसमें आयरन सल्फाइड है वो पाया जाता है, तो वो एरिया ब्लैक पड़ जाता है। ठीक है, तो यदि आपने किसी वुंड का असेस कर रहे हो और आपको उस वुंड में ब्लैक कलर देखने को मिलता है, या आपको ब्लैक कलर के साथ में कोई एरिया वो नेक्रोटिक देखने को मिलता है, डेड देखने को मिलता है, तो आप समझ जाते हो कि ये एरिया इन्फेक्शन का सोर्स है और ये ही एरिया है वो वुंड हीलिंग को और डिले करेगा। तो हम क्या करते हैं, अपन क्या करेंगे, अपन किसी भी तरीके से उस डेड एरिया है, वो नेक्रोटिक टिश्यू है, उनको उस वुंड से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, और वुंड में से नेक्रोटिक टिश्यू को या डैमेज पार्ट को हटाना या रिमूव करना, यही क्या कहलाता है, वुंड डिब्राइडमेंट। तो वुंड डिब्राइडमेंट क्या होता है, किसी भी वुंड में से जो टिश्यू नेक्रोसिस हो गए या डी वाइटल टिश्यू है, मतलब कि जो बिल्कुल डेड हो चुके हैं, उनको रिमूव करना, यही वुंड डिब्राइडमेंट कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो डी वाइटलाइज्ड या नेक्रोटिक टिश्यू है वो खुद एक इन्फेक्शन का सोर्स बन जाते हैं और वो वुंड हीलिंग को क्या करते हैं, डिले करते हैं। इसलिए हमको उन डेड टिश्यू को हटाना पड़ता है। तो अपन लिखते हैं कि वुंड डिब्राइडमेंट क्या होता है, रिमूवल ऑफ डिवाइटलाइज्ड बोल दो या नेक्रोटिक बोल दो, डिवाइटलाइज्ड या नेक्रोटिक टिश्यू। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, वुंड डिब्राइडमेंट कहलाता है। टू प्रमोट, क्यों हटाते हैं इनको, टू प्रमोट वुंड हीलिंग। यदि आप इन टिश्यू को हटा दोगे तो आपकी वुंड हीलिंग है वो क्या हो जाएगी, मतलब थोड़ी फास्ट हो जाएगी। बिकॉज नेक्रोटिक टिश्यू कंसिडर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ये जो नेक्रोटिक टिश्यू है वो क्या है, इन्फेक्शन के सोर्स माने जाते हैं, इसलिए जो नेक्रोटिक टिश्यू है उनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, यदि इस रिमूव करने के प्रोसेस होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वुंड डिब्राइडमेंट। क्या बोलते हैं, वुंड डिब्राइडमेंट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि वुंड डिब्राइडमेंट क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। अब जो वुंड डिब्राइडमेंट होता है ये भी 5 तरीके का होता है और अपन 5 तरीकों को 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या 5 तरीके कौन कौन से होते हैं, तो अपन लिखते हैं, हेडिंग डालो, टाइप ऑफ वुंड डिब्राइडमेंट। अपन वुंड डिब्राइडमेंट है, इसके टाइप्स को देखते हैं, कितने टाइप के वुंड डिब्राइडमेंट होते हैं, इसको अपन देखने का ट्राई करते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि 5 तरीके के वुंड डिब्राइडमेंट होते हैं। किस किस तरीके से अपन जो डेड टिश्यू है उनको हटाते हैं। सपोज आप सोचो कि कोई पेशेंट बर्न का पेशेंट आ जाता है, तो बर्न यूनिट में आपने देखा होगा पानी से उन टिश्यू को धोते रहते हैं, क्योंकि जो टिश्यू नेक्रोसिस हो गए वो दोबारा तो ठीक होंगे नहीं, बल्कि वो इन्फेक्शन को बढ़ाएंगे। इसलिए अच्छा ही होता है कि हम उन टिश्यू को हटाई दें, है ना। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, वुंड डिब्राइडमेंट बोलते हैं। ये 5 तरीके का होता है वुंड डिब्राइडमेंट। कौन कौन से होते हैं, 5 टाइप, है ना। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है मैकेनिकल वुंड डिब्राइडमेंट। एक होता है मैकेनिकल वुंड डिब्राइडमेंट, जो अपन फोर्स लगाते हैं, फिजिकल फोर्स लगाते हैं, वो होता है मैकेनिकल वुंड डिब्राइडमेंट। दूसरा होता है एंजाइमेटिक बोल दो, या इसको अपन केमिकल वुंड डिब्राइडमेंट बोल सकते हैं, केमिकल वुंड डिब्राइडमेंट होता है। ठीक है,
थर्ड अपन बात करते हैं, एक ये मैकेनिकल का एक पार्ट है शार्प वुंड डिब्राइडमेंट, है ना, इसको भी अपन पढ़ेंगे शार्प वुंड डिब्राइडमेंट। एक होता है ऑटोलाइटिक वुंड डिब्राइडमेंट, क्या ऑटोलाइटिक वुंड डिब्राइडमेंट होता है, ठीक है, और एक लास्ट होता है बायोलॉजिकल वुंड डिब्राइडमेंट। देखो इनसे एक या दो क्वेश्चन आ सकता है, वुंड से, वुंड डिब्राइडमेंट से एक या दो क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान से पढ़ते रहिए कि एक बहुत छोटी सी क्लास है लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अपन वुंड डिब्राइडमेंट पढ़ते हैं मैकेनिकल वुंड डिब्राइडमेंट, कि मैकेनिकल वुंड डिब्राइडमेंट क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। मैकेनिकल वुंड डिब्राइडमेंट, है ना, समझो मैकेनिकल वुंड डिब्राइडमेंट क्या होता है इसको समझो। देखो अपन यहाँ पे जो डेड टिश्यू को उठाएंगे वो फिजिकल फोर्स लगा के अपन डेड टिश्यू को उठाते हैं, चाहे आपने कोई भी सीजर लिया उससे डेड टिश्यू को उठा दिया, या बोझ पीस लेते हैं उससे आपने रिगड़ के डेड टिश्यू उठा दिया। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, डेड टिश्यू को उठाने के लिए या तो अपन जो सर्जिकल ब्लेड होती है उससे हटा देते हैं, यदि कोई डेड टिश्यू टाइट चिपका होता है, काली काली परत टाइट चिपकी हुई है तो अपन ब्लेड से हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लेड नहीं लगाते, जो गोज पीस होता है उसको उससे रिगड़ देते हैं, गोज पीस होता है उससे उसको छुड़ा देते हैं, तो उसको भी अपन क्या बोलते हैं, यदि आप कहीं भी फिजिकल फोर्स लगा रहे हो, फिजिकल फोर्स लगा रहे हो तो उसको अपन मैकेनिकल वुंड डिब्राइडमेंट बोलते हैं। यदि आप फिजिकल फोर्स लगा रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वुंड डिब्राइडमेंट। अब किसी भी तरीके से, चाहे आप सर्जिकल ग्लव्स पहन रखे हैं और आपने अपने हाथ से उनको उठा दिया, उपाड़ दिया, हाथ से पकड़ के उनको उठा दिया, तो वो भी क्या आ गया, फिजिकल फोर्स लगाया, वो मैकेनिकल वुंड डिब्राइडमेंट हो गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हो रिमूवल ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू, हम नेक्रोटिक टिश्यू को रिमूव करते हैं बाय फिजिकल फोर्स। यदि अपन किसी फिजिकल फोर्स की हेल्प से नेक्रोटिक टिश्यू को उठाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वुंड डिब्राइडमेंट। अब इसके भी 4 या 5 तरीके होते हैं। यदि अपन एग्जांपल की बात करते हैं तो पहला एग्जांपल होता है अपना वेट टू ड्राई ड्रेसिंग। इसमें क्या करते हैं, अपन जो गोज पीस होते हैं उनको उस घाव पे रख देते हैं, जो वेट गोज पीस होते हैं उनको उस घाव पे रख देते हैं, और जब वो गोज पीस सूख जाता है तो उसको अपन हटा देते हैं, तो जो नेक्रोटिक टिश्यू है वो उनके साथ है, वो चिपक के आ जाते हैं, गोज पीस के साथ चिपक के आ जाते हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये भी होता है कि आपने सिंपल गोज पीस लिया, उनको थोड़ी देर टाइट से उन वुंड पे रख दिया, अब जो नेक्रोटिक टिश्यू है वो उन गोज पीस पे चिपक जाते हैं और फिर अपन उसको हटा देते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका होता है वुंड इरिगेशन। ये कॉमनली आप बर्न के केस में अपन इनको यूज करते हुए आपने देखा होगा कि यदि कहीं पे कोई घाव होता है तो आप NS की बोतल लेते हो, NS की बोतल को ऐसे स्क्वीज करते हो और NS की बोतल से उस पे प्रेशर से पानी सलाइन डालते हो, वुंड पे आप प्रेशर से सलाइन डालते हो, तो जो प्रेशर की वजह से सलाइन डालते हो ना उसकी वजह से जो डेड टिश्यू हट जाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वुंड इरिगेशन। तो वुंड इरिगेशन मतलब कि सलाइन की बोतल में हल्का सा छेद करा आपने, छेद करने के बाद उससे प्रेशर से आप उस वुंड के ऊपर सलाइन को पटको, तो जो डेड टिश्यू वो हट जाता है, इसको अपन बोलते हैं वुंड इरिगेशन। तो यहाँ पे अपन ने एक तरीके से मैकेनिकल फोर्स का यूज करा है, फिजिकल फोर्स का यूज करा है, तो ये भी मैकेनिकल वुंड डिब्राइडमेंट का एग्जांपल। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोथेरेपी। क्या आता है, हाइड्रोथेरेपी। ये थेरेपी होती है, इसको समझाऊंगा, या इसी को अपन वर्कपूल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक टब होता है, जैसे बाथ टब होता है ना, मान लो किसी का पैर है वो बर्न होता है, तो जैसे बाथ टब की तरह एक टब होता है और उसमें एक मोटर रहती है जिसमें तो पानी है ना वो प्रेशर के साथ सर्कुलेट होता रहता है। अपन क्या करेंगे भाई, अपना पैर है उस बाथ टब में रख लो और पानी है वो प्रेशर के साथ बहेगा, फिर सर्कुलेट होगा पानी, क्योंकि उसमें टरबाइन या मोटर लगा देते हैं। जब पानी सर्कुलेट होता है ना तो पानी के प्रेशर के साथ उस जो टिश्यू है वो भी क्या हो जाता है, उसमें प्रेशर पड़ेगा वुंड पे, तो वो नेक्रोटिक टिश्यू वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोथेरेपी या वर्कपूल, है ना। इसको आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा जब अपन वुंड इरिगेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे दोनों मेथड पढ़ेंगे, अपन वुंड इरिगेशन भी पढ़ेंगे और हाइड्रोथेरेपी भी पढ़ेंगे, तो वहां पे अपन इसको समझने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट होता है आप स्क्रबिंग करो, सॉरी स्क्रबिंग तो आप सब जानते हो कि एक गोज पीस लो, उसको थोड़ा सा स्ट्राइल गोज पीस लो, ग्लव्स पहनो और उसको रिगड़ दो, डेड टिश्यू उसको रिगड़ दो, ठीक है, तो वो डेड टिश्यू रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो अपन ये मैकेनिकल वुंड डिब्राइड 4-5 तरीके से कर सकते हैं। पहला कि कहीं पे आपको कोई घाव है, उस पे आपको नेक्रोटिक टिश्यू दिखाई देता है, तो सबसे पहला एक तरीका तो ये कि गोज पीस लो और उसको रिगड़ दो,
ठीक है, तो आपका डेड टिश्यू है वो अट जाएगा और वुंड डिब्राइडमेंट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप जो गोद पीस है उनको उसके ऊपर रख दो और थोड़ी देर बाद अठा दो, तो जो नेक्रोटिक टिश्यू है वो उस गोद पीस से चिपक जाएंगे और रिमूव हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये। तीसरा, आप एनएस की बोतल से उस पर प्रेशर डालो, उस वुंड पे प्रेशर डालो एनएस का, तो वो नेक्रोटिक टिश्यू वो अट जाएंगे। इसको अपन बोलते हैं वुंड इरिगेशन। और लास्ट तरीका है कि आप जो बाथ टब टाइप का रहता है उसमें उसको कह दो कि आप पैर डाल के बैठ रहे हो, वुंड वाला पार्ट है उसको उस टब में रख देते हैं और उसमें प्रेशर के साथ पानी को चला देते हैं, तो प्रेशर के पानी के साथ जो वुंड है वो सॉरी नेक्रोटिक टिश्यू रिमूव हो जाते हैं। तो अपन ये मैकेनिकल होता है, जो मैकेनिकल वाला पार्ट होता है उसमें अपन ये 3-4 तरीके पढ़ते हैं। अपन आगे पढ़ेंगे कि यदि आप शार्प ब्लेड का सीजर का यूज करते हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, शार्प वुंड डिब्राइडमेंट बोलते हैं। वो भी एक तरीके का मैकेनिकल वुंड डिब्राइडमेंट होता है। आगे इसको अपन देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वुंड डिब्राइडमेंट अपन पढ़ते हैं केमिकल वुंड डिब्राइडमेंट या एंजाइमेटिक वुंड डिब्राइडमेंट। कौन सा? केमिकल या एंजाइमेटिक वुंड डिब्राइडमेंट। ये भी बहुत सिंपल है, आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, यदि आप कभी सर्जिकल वार्ड में आपने काम करा हो तो आपको पता होगा कि यदि नेक्रोटिक टिश्यू वहां पे क्रिएट होते हैं, आपको नेक्रोटिक टिश्यू आपको देखने को मिलते हैं। एक मिनट रुको, क्लास से चल रही है ना, एक बार मैं देख लेता हूं। यदि आपको कहीं वुंड में नेक्रोटिक टिश्यू देखने को मिलते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ क्रीम लाने को बोलता है। जैसे डिब्रिडेस एक क्रीम आती है, डिब्राइडेस एक क्रीम आती है, पेपिन यूरिया वाली क्रीम आती है, डिब्राइडेस क्रीम आती है, तो ये क्रीम लाने को बोलता है डॉक्टर। ठीक है, या एक कैटालाइज क्रीम आती है, तो ये क्रीम को ऑइंटमेंट को जब आप वुंड पे लगा देते हो तो इनमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्या रहते हैं, एंजाइम रहते हैं। एंजाइम मतलब कोलिजनेज एंजाइम हो गया, हाइड्रोलेज एंजाइम हो गया, जो कि डेड टिश्यू को वहां से रिमूव कर देते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो डेड टिश्यू को वीक कर देते हैं, डेड टिश्यू जो उस पर चिपके हुए हैं उनको वीक कर देंगे और उस वुंड से रिमूव कर देंगे। तो कुछ ऐसे ऑइंटमेंट आते हैं। ठीक है, अब ऑइंटमेंट तो एक केमिकल सब्सटेंस है, तो इनको जो ऑइंटमेंट के थ्रू यदि अपन कोई वुंड डिब्राइडमेंट कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल वुंड डिब्राइडमेंट। सपोज करो आपने एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नाम तो सुना होगा। एक सफेद बोतल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड आती है और डॉक्टर कहता है कि इस घाव पे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड पटक दो। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड पटकने के पीछे भी यही रीजन होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो वहां के डेड टिश्यू है उनको रिमूव कर देता है। ठीक है, वहां पे आपको पता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं वहां पे बबल या व्हाइट फोम क्रिएट हो जाते हैं, तो वो क्या करता है, जो वहां पे डेड टिश्यू को रिमूव कर देता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला और उससे डेड टिश्यू रिमूव हो गए, तो वो किसका एग्जांपल हो गया, वो एग्जांपल हो गया आपका केमिकल वुंड डिब्राइडमेंट का। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तरह एक क्रीम आती है पेपिन यूरिया की, एक आती है डिब्रिडेस की। तो डिफरेंट टाइप की क्रीम ऑइंटमेंट आते हैं, उनको लगा दो और आपके जो नेक्रोटिक टिश्यू वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप का जो वुंड डिब्राइडमेंट है वो क्या है, केमिकल वुंड डिब्राइडमेंट है या एंजाइमेटिक वुंड डिब्राइडमेंट है। ठीक है, क्योंकि इन केमिकल में एक्चुअली होता क्या है, कोलिजनेज एंजाइम या हाइड्रोलेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम। तो ये प्रोटीएज एंजाइम है, कोलिजनेज एंजाइम है, ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, यही तो काम कर रहे हैं, एंजाइम ही तो काम कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट किसमें, केमिकल में प्रेजेंट है, इसलिए इसको केमिकल या एंजाइमेटिक वुंड डिब्राइडमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो वुंड डिब्राइडमेंट बाय, एक मिनट, वुंड डिब्राइडमेंट बाय टॉपिकल जानते हो ना, ऐसे सब्सटेंस जो कि आपके ऑइंटमेंट या टॉपिकल है, जो आपकी सरफेस पे लगाए जाते हैं। वुंड डिब्राइडमेंट बाय टॉपिकल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, क्या टॉपिकल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि आपके वुंड डिब्राइडमेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर। रिमूवल ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू बाय टॉपिकल ऑइंटमेंट। कुछ टॉपिकल ऑइंटमेंट है जो कि नेक्रोटिक टिश्यू को रिमूव करते हैं। एग्जांपल यदि अपन बात करें तो पहला एग्जांपल है पेपिन यूरिया है, ऑइंटमेंट आता है। एक आता है आपका H2O हो गया, मेन तो यही है जो अपन कॉमनली यूज करते हैं। एक डिब्रिडेस नाम की भी क्रीम आती है ना, डिब्राइडेस क्रीम आती है। ठीक है, एक कोलिजनेज आता है, कोलिजनेज क्रीम भी आती है। आप देखो ये कोलिजनेज एंजाइम है, एक्चुअली मैं नाम बता रहा हूँ, कोलिजनेज एंजाइम है जो कि एक तरह का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक जो प्रोटीन को तोड़ता है, तो कोलिजन प्रोटीन को तोड़ता है, ऐसे इलास्टेज आता है। तो कुछ जो केमिकल के थ्रू अपन वुंड डिब्राइडमेंट कर रहे हैं वो कौन सा है, केमिकल वुंड डिब्राइडमेंट है, जिसमें H2O2 आता है।
मेल। इसमें पैपिन यूरिया आता है जो इंपोर्टेंट लगा हुआ अपना, पैपिन यूरिया यहाँ पे इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? ये बात डिब्राइडियस आता है और आपके कोलिजनेज एंजाइम इसमें मेनली एक्ट करता है। क्लियर? अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, केमिकल भी हो गया। केमिकल के बाद में अपना आता है नेक्स्ट ऑटोलाइटिक वुंड डिब्राइडमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अपने आगे जाके काम आएगा। ऑटोलाइटिक वुंड डिब्राइडमेंट, समझो ऑटोलाइटिक वुंड डिब्राइडमेंट क्या होता है, इसको समझना। बहुत सिंपल है, लेकिन काफी बच्चे इसको समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, समझना। देखो, कोई नेक्रोटिक टिश्यू, आपके वुंड पे कोई नेक्रोटिक टिश्यू है, ठीक है, कोई आपके घाव हो रहा है, वहां पे नेक्रोटिक टिश्यू बन चुका है। लेकिन आप सपोज करो आपकी बॉडी की जो डब्ल्यूबीसी है, आपकी बॉडी की जो मैक्रोफेज है, न्यूट्रोफिल है या लिम्फोसाइट है, वो क्या करती हैं, वो भी तो ट्राई करती हैं कि हम हमारी बॉडी में जो नेक्रोटिक टिश्यू है उनको रिमूव करें। मैंने आपको पहले भी जब इन्फ्लेमेशन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डेड टिश्यू है, उनके ऊपर भी कुछ रिसेप्टर होते हैं जिसको ऊपर बोलते हैं डेड एसोसिएट पैथोजेनिक पैटर्न मॉलिक्यूल, है ना, डैम्स जिनको बोला था, DAMP, डेड एसोसिएट मॉलिक्यूल पैटर्न, जैसे पैम्स और डैम्स थे। तो उनको अपने WBC जो आपकी मैक्रोफेज डिफेंस सेल है, वो उन डैम्स को असेस कर लेती है और जो रिमूव करती है उनको, फिर जो डेड टिश्यू है उनको डैम्स के एसोसिएट करती है, उनको अपनी बॉडी से रिमूव करने का ट्राई करती है। तो अपनी बॉडी की जो डिफेंस सेल है, चाहे वो WBC हो, एडकेस्ट्रा है, वो डेड टिश्यू को रिमूव करने का ट्राई करती है और वो भी 4-5 दिन में उन डेड टिश्यू को रिमूव कर देती है। ठीक है, तो इस तरह का डिब्राइडमेंट जिसमें अपनी बॉडी की जो सेल्फ ओन बॉडी की जो डिफेंस सेल है वो डेड टिश्यू को अपने आप रिमूव करती है, उसको बोलते हैं ऑटोलाइटिक वुंड डिब्राइडमेंट। लेकिन उसकी एक ही शर्त है, वो कहते हैं अपनी बॉडी की डिफेंस सेल कह रही है हम अपने आप कुछ मत करो, हम अपने आप भी डेड टिश्यू को आपकी बॉडी से हटा देंगे, लेकिन हमको बस एक ही शर्त है कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट दे दो, मतलब कि हमको नमी दे दो, मॉइस्चर प्रोवाइड करो, आप ड्राई मत छोड़ो। यदि आप मॉइस्चर प्रोवाइड करोगे तो आपको बाहर से ना तो मैकेनिकल करने की जरूरत है, ना आपको कोई क्रीम लगाने की, ऑइंटमेंट लगाने की जरूरत है, हम खुद हमारी बॉडी की सेल है उनको कर देंगे, लेकिन बस हमको मॉइस्चर की नीड है। ठीक है, 4-5 दिन में हम डेड टिश्यू को हटा देंगे जितना हमसे हो सकेगा। अब आप केमिकल कर रहे हो, आप यदि मैकेनिकल कर रहे हो तो ये एडिशनल है, लेकिन हम भी हटा देंगे। ठीक है, दूसरी बात, एक इनको मॉइस्चर प्रोवाइड करना होता है, इसलिए कुछ तरह की ड्रेसिंग आती है जो मॉइस्चर, जैसे हाइड्रोकोलोइडल ड्रेसिंग बताऊंगा, ये मॉइस्चर ड्रेसिंग आती है। तो मॉइस्चर ड्रेसिंग का एक मेन उद्देश्य ये होता है, मेन इनका टारगेट ये होता है मॉइस्चर, डिफरेंट टाइप की महंगी मॉइस्चर ड्रेसिंग आती है जो उनको मॉइस्ट रखती है, घाव को मॉइस्चर बना के रखते हैं घाव में, है ना। तो जैसे आपके हाइड्रोकोलोइडल आता है, ठीक है, हाइड्रोकोलोइडल ड्रेसिंग आती है, आपकी बैक्टीरिया ग्राफ्ट ड्रेसिंग आती है, सब मॉइस्चर बना के रखती है। ठीक है, इनका मेन टारगेट ये होता है कि यदि मॉइस्चर रहेगा तो वहां पे ऑटोलाइटिक वुंड डिब्राइडमेंट अपने आप होता रहेगा, वहां पे कोई नेक्रोटिक टिश्यू नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यही है ऑटोलाइटिक वुंड डिब्राइडमेंट। क्या होता है ऑटोलाइटिक वुंड डिब्राइडमेंट? का लिख दो, बॉडीज नेचुरल, अपनी बॉडी की जो नेचुरल डिफेंस सेल है, नेचुरल डिफेंस सेल ट्राई टू रिमूव नेक्रोटिक टिश्यू। ठीक है, वो जो नेक्रोटिक टिश्यू है उनको अपनी बॉडी की डिफेंस सेल है वो ट्राई कर देंगे, उनको हम रिमूव कर दें। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑटोलाइटिक वुंड डिब्राइडमेंट। ठीक है, फॉर ऑटोलाइटिक वुंड डिब्राइडमेंट, एक मिनट, फॉर autolytic wood debridement need to maintain moisture environment। ठीक है, क्योंकि जो मॉइस्चर एनवायरनमेंट होता है उसी में ऑटोलाइटिक वुंड डिब्राइडमेंट काम करता है। एग्जांपल, आपको कौन सी ड्रेसिंग यूज करनी पड़ेगी? हाइड्रोकोलोइडल ड्रेसिंग आती है। अब मार्केट में देखोगे तो कुछ पैच आते हैं, आपको अगली क्लासेस में डिफरेंट टाइप की ड्रेसिंग देना पड़ेगी, तो ऑटोलाइटिक ड्रेसिंग यूज कर सकते हो आप, मतलब मॉइस्चर बनाने के लिए। एक हाइड्रोजल ड्रेसिंग आती है, उसको यूज कर सकते हो ना, हाइड्रोजल ड्रेसिंग। आप सबने सुना होगा हाइड्रोजल ड्रेसिंग को, तो आजकल लोग जो आपके एक्ने हो जाते हैं फेस पे उस पे भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑटोलाइटिक वुंड डिब्राइडमेंट जो अपनी बॉडी की सेल खुद ट्राई करती है, अपनी बॉडी की WBC है, डिफेंस सेल, जैसे WBC हो गई, आपके मैक्रोफेज हो गया, आपके PMNL हो गया, ठीक है, लिम्फोसाइट हो गया, तो ये सेल तो खुद ट्राई कर रही है
ठीक है, उसके ऊपर क्या होते हैं, ऑटोलाइटिक वुंड डिब्राइडमेंट बोलते हैं। अब अपना लास्ट बचा, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट लिखो आप, बायोलॉजिकल वुंड डिब्राइडमेंट। कॉमनली इतना यूज नहीं होता, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए अपन को पढ़ना है। या इसको अपन बोलते हैं मैगोट थेरेपी। क्या बोलते हैं, मैगोट थेरेपी। समझना ही है क्या मैगोट थेरेपी क्या है, या बायोलॉजिकल वुंड डिब्राइडमेंट क्या होता है, इसको अपन समझते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कहीं भी वुंड है और वुंड के अंदर आपको नेक्रोटिक टिश्यू देखने को मिल रहे हैं, वुंड के अंदर आपको नेक्रोटिक टिश्यू देखने को मिल रहा है, तो क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, एक फ्लाई होती है, फ्लाई मतलब मक्खी होती है, बॉटल ग्रीन बॉटल फ्लाई, मतलब जो हरी हरी मक्खियां होती हैं, उन मक्खियों का एक लार्वा होता है, एक मक्खी होती है जिसका नाम है लूसीला सर्टिका। कौन सी है, लूसीला सेरिकाटा, सेरिकाटा, ठीक है, एक फ्लाई होती है लूसीला सेरिकाटा। अपन क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो लूसीला सेरिकाटा है, उसके जो लार्वा होते हैं उनको इकट्ठा कर लेती है, ठीक है। उसने क्या करा, साइंटिस्टों ने क्या करा, तो लूसीला सेरिकाटा जो फ्लाई है, उस फ्लाई के लार्वा उन्होंने क्या कर लिए, इकट्ठे कर लिए, कलेक्ट कर लिए, और उन लार्वा को उस वुंड में छोड़ देती हैं, ठीक है। तो अब वो लार्वा क्या करते हैं, वो लार्वा कुछ इस तरीके के एंजाइम रिलीज करते हैं, वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज करते हैं, ठीक है, जिससे वो डेड टिश्यू वो हार्डली 2 से 3 दिन के अंदर रिमूव कर देते हैं पूरे नेक्रोटिक टिश्यू, ठीक है। तो ऐसी थेरेपी जो लार्वा को यूज करा है, यहाँ पे लार्वा को यूज करा है, लाइव एनिमल को यूज करा है, ठीक है। तो लाइव एनिमल को यूज करा है, वो बायोलॉजिकल हो गया, जो कि 2 से 3 दिन के अंदर वो लार्वा है पूरे नेक्रोटिक टिश्यू को साफ कर देते हैं। तो ऐसे वुंड डिब्राइडमेंट को बोलते हैं अपन बायोलॉजिकल वुंड डिब्राइडमेंट। समझ गए। तो अपने कौन सी फ्लाई यूज करिए, कौन सी मक्खी यूज करिए, इसका नाम इंपोर्टेंट है लूसीला सेरिकाटा, ठीक है। तो लिखो लाइव जिंदा मैगोट, मैगोट भी बोलते हैं, जो ये फ्लाई जो लार्वा होते हैं, जो फ्लाई के मक्खी के लार्वा होते हैं, उनको मैगोट बोलते हैं ना। लाइव डिसइंफेक्टेड, ऐसा नहीं ऐसे फ्लाई ले लो जिनके अंदर पहले से बीमारी फैला रहे हैं, ऐसे नहीं लेंगे अपन। जो लार्वा लिए हैं उनको पहले डिसइंफेक्टेड करेंगे कि उनमें अंदर कोई बीमारी ना हो, ठीक है। तो लाइव डिसइंफेक्टेड है ना, मतलब कि कोई बीमारी ना फैलाए। लाइव डिसइंफेक्टेड मैगोट और लार्वा, मैगोट बोलते हैं लार्वा, इंट्रोड्यूस इन वुंड, सॉरी इंट्रोड्यूस इन वुंड, ठीक है। उनको उस वुंड में अपन क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। टू किस लिए, टू क्लीन आउट नेक्रोटिक टिश्यू। जो लार्वा है वो क्या कर देते हैं, जो नेक्रोटिक टिश्यू है उनको क्या कर देंगे, क्लीन आउट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन कौन से लार्वा यूज लेते हैं, ये नाम लिख लेना, कौन से लार्वा अपन यूज ले लेते हैं वो ध्यान रखना। मैं इसके से पेन से लिख देता हूं, लूसीला सेरिकाटा, लूसीला सेरिकाटा, जो कि एक तरह के है ग्रीन बॉटल फ्लाई, बॉटल रहने दो, आप कंफ्यूज हो गए, आप ग्रीन फ्लाई लिख दो, है ना। ये एक तरह के है ग्रीन फ्लाई, ठीक है, मक्खी है। तो एक मक्खी का लार्वा होता है, कौन सा होता है, लूसीला सेरिकाटा मक्खी का लार्वा होता है, मैगोट होते हैं, जिनको अपन वुंड में पटक देते हैं, जो कि आपके, ये भी लिख लो, बायोलॉजिकल वुंड डिब्राइडमेंट अक्सर, या लिख दो टाइम पीरियड किसी भी लाइन में लिख दो, 48 से 72 घंटे में ये पूरा क्लीन आउट कर देते हैं आपके नेक्रोटिक टिश्यू को, पूरे नेक्रोटिक टिश्यू को 48 से 72 घंटे में क्लीन कर देते हैं, ठीक है। या सही लैंग्वेज में लिख लो, हाँ ये ठीक है, 48 से 72 घंटे में ठीक क्लीन आउट कर देते हैं वुंड को, मतलब 2 से 3 दिन में आपका पूरा वुंड है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक है ना सिंपल सा एक नोट डाल के लिखवा देता हूँ कि आपको सार्क, जो अपने वुंड डिब्राइडमेंट पढ़ा था, सार्क वुंड डिब्राइडमेंट क्या होता है। देखो सार्क वुंड डिब्राइडमेंट होता है ना, वो भी एक तरीके का मैकेनिकल वुंड डिब्राइडमेंट है, लेकिन यदि मैकेनिकल वुंड डिब्राइडमेंट अपन सीजर से कर रहे हैं, कोई शार्प मेटल से कर रहे हैं, चाहे वो सीजर हो गया, चाहे वो आप स्कैल्पल हो गया, चाहे आप कोई भी आर्टरी फोर्सेप्स से कर रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, शार्प वुंड डिब्राइडमेंट, जो कॉमनली अपन यूज करते हैं। नॉर्मली आपको यदि कोई नेक्रोटिक टिश्यू दिखता है तो आप क्या करते हैं, बोथ पीस से स्क्रब करते हो, या अपन क्या करते हैं 23 नंबर की 11 नंबर की ब्लेड देते हैं और उससे उसको रिमूव करते हैं,
या अपन कुछ सीजर से रिमूव करते हैं, यही करते हैं ना। तो यदि आप शार्प इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो तो शार्प इंस्ट्रूमेंट से यदि आप कोई मैकेनिकल वुंड डिब्राइडमेंट कर रहे हो तो उसको शार्प वुंड डिब्राइडमेंट बोलते हैं। तो शार्प वुंड डिब्राइडमेंट भी एक टाइप का मैकेनिकल वुंड डिब्राइडमेंट है, लेकिन यहाँ पर शार्प ऑब्जेक्ट लाइक सीजर, लाइक क्या सर्जिकल ब्लेड, स्कैल्पल, इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो लिख लो, ये भी लिख लो, शार्प वुंड डिब्राइडमेंट क्या हो यार, ये एक मिनट, शार्प वुंड डिब्राइडमेंट है ना, इज ए टाइप ऑफ मैकेनिकल वुंड डिब्राइडमेंट बट डन बाय शार्प ऑब्जेक्ट लाइक आपके स्कैल्प, लाइक सीजर, लाइक फोर्सेप्स, ठीक है, एडजस्ट। तो ऐसे जो शार्प वुंड डिब्राइडमेंट बोलते हैं, जो मेनली आपके ओटी के अंदर करते हैं वुंड डिब्राइडमेंट, तो वो क्या कहलाते हैं, शार्प वुंड डिब्राइडमेंट बोलते हैं, जिनमें आप कोई भी सर्जिकल ब्लेड का यूज कर रहे हो, आप किसी भी तरीके का स्कैल्पल या सीजर यूज कर रहे हो। ठीक है, अब देखो, ये तो अपने नॉर्मल 5 तरह के वुंड डिब्राइडमेंट पढ़ लिए, नॉर्मल जो वुंड डिब्राइडमेंट होते हैं। लेकिन कई बार एक बार क्वेश्चन आया था कि एक ऐसा वुंड डिब्राइडमेंट बताओ कि जिसको आप वुंड डिब्राइड कर रहे हो, जब तक वुंड डिब्राइडमेंट करते हैं जब तक ब्लड ना जाए। तो इस तरीके से भी अपन वुंड डिब्राइडमेंट कंप्लीट कर रहे हैं या इनकम्प्लीट आधा कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से वुंड डिब्राइडमेंट भी 2 तरीके का होता है। एक होता है सेलेक्टिव वुंड डिब्राइडमेंट और एक होता है एक्सीजनल वुंड डिब्राइडमेंट। सेलेक्टिव वुंड डिब्राइडमेंट क्या होता है कि अपन ऐसे टिश्यू देखेंगे, ओनली जो डेड टिश्यू है, जो सुपरफिशियल डेड टिश्यू है, ओनली उनको ही हटा रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं सेलेक्टिव वुंड डिब्राइडमेंट। लेकिन यदि ऐसा वुंड डिब्राइडमेंट करेंगे, हम वुंड डिब्राइडमेंट करते ही जा रहे हैं, पूरा जो डेड टिश्यू उनको रिमूव कर रहे हैं, और जब तक रिमूव कर रहे हैं जब तक कि ब्लीडिंग ना होने लग जाए या अपन को फ्रेश जो ग्रेनुलेशन टिश्यू वो ना दिखने लग जाए, तो उसको बोलते हैं एक्सीजनल वुंड डिब्राइडमेंट। एक्सीजनल वुंड डिब्राइडमेंट क्या होता है कि हम वुंड डिब्राइडमेंट, कंप्लीट वुंड डिब्राइडमेंट कर रहे हैं, जब तक ग्रेनुलेशन टिश्यू या हमको ब्लीडिंग ना दिखने लग जाए, ब्लीडिंग ना आने लग जाए, उसको हम बोलते हैं एक्सीजनल वुंड डिब्राइडमेंट। और ओनली यदि हम सेलेक्ट कर करके भाई ये नेक्रोटिक टिश्यू है इसको हटा दूं, फिर ये नेक्रोटिक टिश्यू है इसको हटा दूं, इनकम्प्लीट पार्शियली वुंड डिब्राइडमेंट करते हैं, जिसमें सेलेक्टिव करके नेक्रोटिक टिश्यू को हटाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव वुंड डिब्राइडमेंट। समझ गए? तो 2 और लिख लो ना, एक मिनट, तो लिखो, कैसे लिखो, देयर आर 2 टाइप ऑफ, एक आप लिखो एक्सीजनल वुंड डिब्राइडमेंट, एक्सीजनल वुंड डिब्राइडमेंट के बारे में लिखते हैं, कंप्लीट वुंड क्लीनिंग, कि यहाँ पे हम जो वुंड है उसको बिल्कुल कंप्लीट क्लीन करते हैं, जब तक वुंड हटाएंगे जब तक कि ब्लीडिंग ना आ जाए, है ना। मतलब इसके अंदर हम नेक्रोटिक टिश्यू को तो हटा रहे हैं, उसके साथ में कुछ हेल्दी टिश्यू भी हट सकते हैं। भाई कंप्लीट कर रहे हो तो कुछ हेल्दी टिश्यू भी हट सकते हैं। तो रिमूवल ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू विद सम हेल्दी टिश्यू। भाई नेक्रोटिक टिश्यू को तो हटाए रहे हो, लेकिन उसके साथ में कुछ हेल्दी टिश्यू को भी हटा रहे हो, अप टू ब्लीडिंग स्टार्ट, जब तक कि ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हो रही तब तक। अब मान लो आप ऊपर से हटाते ही जा रहे हो, हटाते ही जा रहे हो, हटाते ही जा रहे हो, और एंड में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो अपन बोलते हैं कि आपको कंप्लीट हमने वुंड डिब्राइडमेंट कर दिया। इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सीजनल वुंड डिब्राइडमेंट, जो कि कॉमनली डन इन ओटी, जो कि नॉर्मली ओटी में की जाती है, कॉमनली डन इन ओटी। अब कुछ लोग इसको ओपीडी प्रोसेस भी कर देते हैं, ओपीडी में भी कर लेते हैं, वार्ड में भी करते हैं, लेकिन पूरा अपन प्रिकॉशन के साथ करते हैं, कोई आर्टरी या वेन ना कट जाए। ठीक है, क्योंकि दूसरा आपके पास कौन सा होता है, दूसरा होता है सेलेक्टिव वुंड डिब्राइडमेंट, है ना, दूसरा होता है सेलेक्टिव वुंड डिब्राइडमेंट। इसमें क्या करने वाले हैं, अपन सेलेक्ट करके करेंगे, सेलेक्ट करके जो नेक्रोटिक टिश्यू, कुछ नेक्रोटिक टिश्यू को ही हटाएंगे, कोई हेल्दी टिश्यू को हम यहाँ नहीं हटाने वाले, है ना। हेल्दी टिश्यू को बिल्कुल नहीं हटाएंगे, ओनली जो नेक्रोटिक टिश्यू है उनको सेलेक्ट कर करके हटाएंगे, जबकि एक्सीजनल में कुछ हेल्दी टिश्यू भी साथ के साथ रिमूव हो रहे थे, है ना। तो लिखो ओनली नेक्रोटिक
टिश्यू आर रिमूव, है ना। और ये कंप्लीटली नहीं होता, ये पार्शियली वुंड डिब्राइडमेंट है। तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि ये कैसा है, पार्शियली वुंड डिब्राइडमेंट है। अपन इतना ही जान नहीं करेंगे कि ब्लीडिंग हो रही है तब तक ही करें, बस जो नॉर्मली अपन वुंड डिब्राइडमेंट करते हैं वो सेलेक्टिव वुंड डिब्राइडमेंट करते हैं। जबकि जो एक्सिजनल होता है उसमें पूरे जो कुछ हेल्दी टिश्यू, साथ में नेक्रोटिक टिश्यू भी हटेंगे, लेकिन कुछ हेल्दी टिश्यू को भी हटा दिया जाता है जब तक ब्लीडिंग ना आ जाए, ठीक है। तो अपन ने इस तरह से आज वुंड डिब्राइडमेंट को पढ़ा, जिसमें मेनली आपको मैं बताता हूँ कि वुंड डिब्राइडमेंट क्या होता है, कि जो नेक्रोटिक टिश्यू, डेड टिश्यू होता है, उनको रिमूव करना ही वुंड डिब्राइडमेंट होता है, जो मेनली 5 टाइप का होता है, मेनली 5 टाइप का होता है आपका, है ना। मैकेनिकल वुंड डिब्राइडमेंट, है ना, ये मैंने बताया कि मैकेनिकल वुंड डिब्राइड आपके गोज पीस से कर सकते हैं, गोज पीस को रगड़ दो, उनको सूखने दो, आप उनको हाइड्रोथेरेपी करो, जो आपके बात से तब में बताया था हाइड्रोथेरेपी, जिसको वार्पुल भी बोलते हैं, या आप उस पे पानी का प्रेशर डालो। उसके बाद में एंजाइमेटिक बताया था कि आपके कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम वाली क्रीम आती है, जैसे कि आपकी पैपिन्यूरिया वाली आती है, पोलीजनेज एंजाइम होता है, ठीक है, डिब्रिडेज क्रीम आती है, H2O होता है। 60 मैंने बताया कि ये भी मैकेनिकल वुंड डिब्राइडमेंट है, लेकिन इसमें 60 ऑब्जेक्ट लाइक आपके सीजर, स्कैल्पेल को यूज किया जाता है। उसके बाद में फोटोलाइटिक बताया कि जो अपनी बॉडी की जो WBC होती है, जो नेचुरल वुंड डिब्राइडमेंट अपनी बॉडी करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक वुंड डिब्राइडमेंट बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं नेचुरल वुंड डिब्राइडमेंट। क्या बोल सकते हैं, सॉरी, इसको अपन बोल सकते हैं नेचुरल वुंड डिब्राइडमेंट, वुंड डिब्राइडमेंट, है ना, ये नेचुरल वुंड डिब्राइडमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद बायोलॉजिकल वुंड डिब्राइडमेंट आता है, जिसमें आपकी, या इसको अपन ने मैगोट वुंड डिब्राइडमेंट भी बोलते हैं, इसमें मैगोट थेरेपी का अपन यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आज अपन ने वुंड डिब्राइडमेंट पढ़ा, और आप सब इसमें से वुंड डिब्राइडमेंट के भी 1-2 अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्सीजनल का आया, सेलेक्टिव का आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहो, मेरी स्पीड थोड़ा स्लो है, तो आप 1.5 या 1.25 करके भी देख सकते हो, ठीक है। और आप डिफरेंट बुक से इनके एमसीक्यू लगाओ, टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू होते हैं उनको आप लगाने का ट्राई करो, ठीक है। मैं कंटेंट आपको पूरा डिटेल कंटेंट आपको दिया जा रहा है, इससे ज्यादा आपके पेपर में नहीं पूछे जाने वाला। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं ना, तो पेपर में पूछते हैं नोट्सों के बाद, उनको मैं लाइव एमसीक्यू क्लास आके आपको कराऊंगा। ऐसा मत करो कि आपको मैं एमसीक्यू नहीं करा रहा, आपको एमसीक्यू कैसे करते हैं, एमसीक्यू करना भी आपको सिखाऊंगा, हर चीज निमोनिक के साथ कैसे एमसीक्यू करते हैं, आपको एमसीक्यू कैसे अप्रोच करते हैं, आपको वो सब सिखाऊंगा। आपके एमसीक्यू गलत ही नहीं होंगे, ठीक है, आपके एमसीक्यू गलत नहीं होंगे, इतना मैं पूरा ट्राई करूंगा। और ऐसे ऐसे निमोनिक, ऐसे ऐसे हैक बताऊंगा कि एमसीक्यू आपके गलत होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बस आप पढ़ते रहिए, आप जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उसकी उतनी ही मेहनत आप कर लोगे तो भी काफी है। जो क्लास में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसको आप घर जाके एक बार पढ़ लो, फिर घर जाके मतलब कि आप उनको 1-2 बार अपने हाथ से लिख लो, 2 बार 3 बार भी आपने अपने हाथ से लिख लिया, आप वो चीज कभी नहीं भूलने वाला, क्योंकि इतना समझा देता हूँ, इतना प्रैक्टिकल कंसेप्ट उनका मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आप एक बार उनको इवन किसी बुक से एमसीक्यू लगा लो, ठीक है, तो काफी है, वो दिमाग में छप जाएगा। पेपर में इतना नहीं पूछा जाने वाला, मैं कह रहा हूँ पेपर में इतना नहीं पूछेगा। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, कुछ जैसे नॉर्थ साइड ने करा है कि कुछ बुक से क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो डायरेक्ट डिक्टो क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो अपन को बुक भी पता है, उनके क्वेश्चन भी आपको सोल्व कराएंगे। एक बार जो आपकी टेस्ट सीरीज है उनमें आप देखो, वो क्वेश्चन हम आपको देंगे, ठीक है, और आपको हूबहू वो क्वेश्चन मिलेंगे लाइव। इतना है कि जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमको लगता है पेपर में आएंगे, उनको मैं यूट्यूब पे आके भी करूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे आके, ऐप पे आके उनको भी कराएंगे, है ना, क्लियर। बस आप पढ़ते रहो, ट्रस्ट रखो, ट्रस्ट बिल्ड रखो, ठीक है। थैंक यू।